तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक पुजारी जी और उसकी बेटी से, जहां पर वो लोग पूजा करने नदी पार करके गांव जा रहे थे। अब बेटी अपने पिता से पूछती है कि कुछ ही दिनों में गांव में सबसे बड़ा त्योहार यानी कि फेस्टिवल होने वाला है और वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, जिस पर वो बताते हैं कि एक बाक नाम का असुर होता है जो कि वाटर बॉडीज में रहता है, जो कि किसी को भी मारकर उसका रूप लेकर उस इंसान के परिवार को खत्म कर सकता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है। और उसे हराने का एक ही तरीका है, जब वो सबसे ज्यादा कमजोर हो तो उसकी सोल को कैद कर लिया जाए और ऐसा करने पर उस क्रीचर को गुलाम बनाया जा सकता है, जिससे कोई भी काम कराया जा सकता है और वो मजबूर हो जाएगा उनकी हर एक विश को पूरा करने के लिए। अब इसी बीच बेटी का हाथ किसी चीज पर लगता है जिससे उसके हाथ में कट आ जाता है और उसका खून पानी में बहने लगता है, जिसे एक डिमोनिक फिगर कंज्यूम करने लगती है। अब वो पुजारी जी आगे बताते हैं कि बहुत से लोगों ने सालों तक बाघ को गुलाम बनाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई है और बाघ कैप्चर नहीं हुआ तो उसने यहीं अपना नरक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 100 साल पहले देवी अम्मन के आशीर्वाद से उनके पूर्वजों ने बाघ को हराकर उसे खत्म कर दिया और उसी खुशी में, इसी सम्मान में देवी के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब पुजारी जी की पटवार जो होती है वो पानी के नीचे एक कलश में फंस जाती है, जिसे वो जोर से निकालते हैं तो वो कलश खुल जाता है और अब वो अपनी बेटी को देखते हैं जो कि एक मछली को जिंदा ही पकड़कर खा रही थी, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन तभी नाव किसी चीज से टकरा जाती है जिसको वो देखते हैं तो ये उसकी बेटी की लाश होती है। मतलब अभी बोट पर उसकी बेटी नहीं है बल्कि बाघ है जो कि उसकी बेटी को मारकर उसका रूप ले चुका है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये असमीज फोकलोर के अंदर बाघ का जिक्र करा गया है, जो कि एक डीमन होता है जो कि इंसानों की बॉडी को मार देता है, उसको छुपा देता है और उस इंसान की जगह ले लेता है। अब पता नहीं ये डीमन आसाम से साउथ में किस रास्ते से आया था, हो सकता है कि जीएफ वाले रास्ते से आया होगा। खैर पुजारी जी बिना वक्त गवाए बाघ पर पवित्र जल डालकर उसकी रूह को एक कलश में कैद कर देते हैं और कहते हैं कि उसकी बेटी के मरने का गम उसकी पत्नी झेल नहीं पाएगी, तो अब उसे अपने पाप की सजा पानी होगी और हमेशा उसकी बेटी की जगह ही रहना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि बाघ की सोल को कैद करके उसे गुलाम बनाया जा सकता था, जिसके लिए बाघ मान जाता है और उसके घर चला जाता है जहाँ पर वो उसकी बेटी के रूप में हमेशा रहने वाला था। खैर तभी हम शहर में सरवना को देखते हैं जो कि एक एडवोकेट है और बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, जिससे उसके पास ज्यादा लोग नहीं आते। और उसकी आंटी उसके साथ ही रहती हैं जो कि उससे थोड़ा बहुत गलत करने के लिए कहती हैं, घूस लेने के लिए कहती हैं। और ये एक फनी कैरेक्टर है तो उसकी बातों पर हम जरा ध्यान नहीं देंगे। खैर वो एक कपल को लेकर आती है जिन्हें भागकर शादी करनी थी, लेकिन कोई उनकी शादी नहीं करा रहा था, तो सरवना इसके लिए एग्री हो जाता है। लेकिन उस लड़की के पिता असल में डॉन है, जिससे सरवना भी उसे मना कर देता है क्योंकि वो लड़ाई झगड़े और बाकी नेगेटिव चीजों से दूर रहता है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि लड़की का नाम सेल्वी है तो वो डॉन और उसके लोगों को पीट कर सेल्वी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ भगा देता है। और सरवना सेल्वी के लिए इसलिए लड़ रहा होता है क्योंकि उसकी खुद की बहन का नाम सेल्वी होता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जो कि 10 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ उससे दूर चली गई थी, जिसको वो आज भी याद करता है। और सेल्वी नाम से उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। अब सेल्वी को दिखाया जाता है यानी कि उसकी असली बहन को, जो कि एक गाँव में अपने पति और 2 बच्चों यानी कि बड़ी बेटी शक्ति और छोटा बेटा सरवनन के साथ खुशी खुशी रहती है। उसका पति रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, जो कि पुराने मेंशंस या फिर घर लेता है, उन्हें रेनोवेट करके अच्छे दामों में बेच देता है। और सबसे बड़ी बात कि ये परिवार बहुत ही ज्यादा खुशहाल है, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगने में देर नहीं लगती। खैर अब एक दिन सेल्वी का हस्बैंड जॉगिंग के लिए जाता है, जिसे गांव के प्रेसिडेंट का बेटा रवि भी मिलता है, जो कि अपने कैमरा से वीडियोस को रिकॉर्ड करता हुआ घूम रहा था। अब सेल्वी का हस्बैंड आगे जाता है, जिसे एक मिस्टीरियस धुंध मिलती है यानी कि फॉग मिलती है, जिससे कोई बाहर आकर उस पर हमला कर देता है और तभी उसकी जान चली जाती है। लेकिन उसका ईविल रूप घर आता है, जिसे उसके पेट डॉग सेंस करके ईविल के ऊपर भौंकने लगते हैं, तो वो एक डॉग को खत्म कर देता है। खैर अब वो सेल्वी से मिलता है और बच्चों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी कुछ शराबी लोग घर आते हैं जो कि सेल्वी को बताते हैं कि उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो वो परेशान होकर भागकर उसके साथ जाती है और अब रवि को घर से कुछ आवाज आती है, तो वो देखता है कि शक्ति कुएं के पास गिरी हुई है, जिसका सर फटा हुआ था, और वो कुएं में देखता है तो उसे सेल्वी की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है। खैर कुछ दिन के बाद में सरवना को ये खबर मिलती है तो वो इससे पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो गांव जाता है जहां पर उसे गांव के प्रेसिडेंट और बाकी लोग मिलते हैं और इस अरनमलाई मतलब कि मेंशन या फिर महल के लैंडलॉर्ड मिलते हैं, जो एक टाइम पर बहुत ही अमीर थे, लेकिन अब उनकी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी।
तभी उन्हें सेल्वी के पति के पार्टनर्स हेड मिस्त्री और कारपेंटर मिलते हैं और यहाँ पर सेल्वी के पति का काम क्या था ये हम जानते हैं, लेकिन आखिर उसने किया क्या तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। असल में उसे काफी लॉस हो रहा था और फिर उसने अपने सारे पैसे और बाहर से लोन उठाकर ये मेंशन खरीद लिया, लेकिन उसने आधी पेमेंट करी थी और फिर 3 महीने में बाकी काम हो जाता, लेकिन उससे पहले ही ये ट्रेजेडी हो गई, जिसके चलते मिस्त्री और कारपेंटर को अब ये लोन चुकाना है जिन पर लेनदार पूरा प्रेशर बना रहे थे। वहीं दूसरी ओर लैंडलॉर्ड ये मेंशन नहीं बेच सकते थे क्योंकि उन्होंने आधी पेमेंट लेकर अपने कर्जे चुका दिए, जिससे उनके पास अब पैसे नहीं थे तो वो भी यहीं रहने लगते हैं और इस मेंशन के बाकी पैसे से अपनी पोती माया की शादी वो करवाएंगे, जो कि एक डॉक्टर है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती बल्कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाना चाहती है। और अब सरवना को ये इशू सॉल्व करना है कि ये मेंशन भी बिक जाए और बाकी चीजें भी सॉल्व हो जाएं। और अब इस मेंशन के अंदर लैंडलॉर्ड, उनकी पोती माया, मिस्त्री, कारपेंटर, सरवना, उसकी बहन के 2 बच्चे और उसकी आंटी रहते हैं। बात करें शक्ति के बारे में यानी कि सेल्वी की बेटी के बारे में तो वो अभी कोमा में है जिसकी देखभाल माया करती है। हम सरवनन को भी देखते हैं जो कि अभी बच्चा है तो वो खेल रहा होता है और उसे घर में कोई गोस्टली फिगर दिखाई देती है जिससे वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो फिगर उसे हार्म नहीं करती और ऐसा क्यों इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब आंटी को भी वो गोस्टली फिगर दिखाई देती है और वो भी यहाँ की हॉन्टिंग्स और सुपरनैचुरल चीजों को विटनेस करती है और यहाँ पर ये फनी कैरेक्टर है तो यहाँ पर फनी सीन्स आते हैं। खैर थोड़ी बहुत हॉन्टिंग्स मिस्त्री और कारपेंटर के साथ भी होती हैं और वो दोनों माया को प्रपोज करने में लगे हुए थे ताकि वो उनसे शादी कर ले और ये मेंशन उनको मिल जाए। और ये आइडिया उनको तब आया जब आंटी ने सरवना से ये कहा था कि वो माया से शादी कर ले तो उसे ये मेंशन मिल जाएगा, फिर तो सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। अब इसी बीच उससे मिलने गांव के प्रेसिडेंट भी आते हैं जो कि ये कहते हैं कि उन्हें सेल्वी के परिवार का नहीं पता था तो उन्होंने अपने आगे उसका बैरियल कर दिया था, यानी कि सेल्वी ने आज तक किसी को नहीं बताया कि उसकी एक आंटी और एक भाई भी था। अब अगले दिन सरवना बैरियल ग्राउंड पर जाता है जिसके साथ रवि भी था और सरवना ये कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि उसकी बहन ने खुद को खत्म किया होगा क्योंकि जब वो अपने लवर से शादी करना चाहती थी तब भी वो ऐसे ही मरने वाली थी, लेकिन सरवना ने उसको रोका और वादा लिया कि वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगी और उसने अपने बेटे का नाम सरवनन ही रखा था, मतलब कि उसे अपना भाई आज तक याद है तो वो वादा कैसे ही भूल सकती थी। और एक और चीज मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करी है, असल में इसका नाम सरवना नहीं है बल्कि सरवनन ही है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर भाई का नाम सरवना रखा है और सेल्वी के बच्चे का नाम सरवनन रखा है। अब मैं इसको बार बार सरवनन जूनियर बोलता थोड़ा सा वियर्ड लगता तो आप यहाँ पर मैनेज कर लेना। तभी सरवना रवि के साथ पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर ऑफिसर उससे ये कहते हैं कि उसकी थ्योरीज बेकार हैं और कांस्टेबल उसे समझाता है कि अभी इंस्पेक्टर का दिमाग खराब है क्योंकि 2 दिन में फेस्टिवल होने वाला है जिसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं, तो वो उसके बाद इस केस के बारे में बात करेंगे और ये फेस्टिवल वही है जिसके बारे में शुरुआत में पुजारी जी ने अपनी बेटी को बताया था। अब सरवना और रवि जंगल के रास्ते घर आने लगते हैं और रवि बोलता है कि वो सरवना की थ्योरी पर यकीन करता है क्योंकि उस दिन जब उसने सेल्वी को वेल के अंदर लटका हुआ पाया था तो उससे कुछ पल पहले ही वो उन शराबी लोगों के साथ गई थी और ऐसा कैसे ही हो सकता है। खैर अब रवि उसे उस दिन की वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें वो लोग एक अघोरी को नोटिस करते हैं जो कि सेल्वी के पति को छुप कर देख रहा था और इसी अघोरी को रवि ने मॉर्चुअरी के अंदर भी देखा था। तभी हम उस अघोरी को घर के पास देखते हैं जहाँ पर उसे वहाँ का ईविल फील हो जाता है। वहीं अंदर माया को शक्ति के रूम में वही गोस्टली फिगर दिखाई देती है जो कि उसे हॉन्ट करती है और फिर उसकी पूरी झलक देखकर माया बहुत डर जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि अघोरी भी घर के बाहर चक्कर लगाकर वहां से चला जाता है। वहीं सरवना को जंगल में एक गोस्टली फिगर दिखाई देती है जिसका वो पीछा करता है और रवि जीप में ही रुका हुआ था। तभी हम नोटिस करते हैं कि सरवना को सुपरनैचुरल चीजें परेशान करने लगती हैं। वहीं रवि के पास वही मिस्टीरियस फॉग आती है और अब उसे सेल्वी की स्पिरिट दिखती है जो कि उस पर हमला कर देती है और जब सरवना वापस आता है तो यहाँ रवि और जीप नहीं होती लेकिन उसका कैमरा था और इससे कुछ पल पहले की रिकॉर्डिंग के अंदर उसे वही अघोरी दिखाई देता है। अब अगले दिन माया आंटी से इन्हीं पैरानॉर्मल चीजों के बारे में डिस्कशन करती है लेकिन आंटी कहती है कि ये बात वो अपने तक ही रखे, नहीं तो इस महल को बिकने में और भी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अब माया मंदिर जाती है जिसे सरवना ड्रॉप करता है और वो उसे फेस्टिवल के बारे में बताती है कि यहाँ पर देवी अम्मन के पास जो भी मांगने आता है उसे वो मिल जाता है। यहाँ प्रेयर्स को देवी आंसर करती है और ये फेस्टिवल एक डेकेड में एक बार होता है और अब देवी की एक बहुत बड़ी स्टैचू एक असुर का संहार करते हुए बनाई गई थी और पूजा के बाद उस असुर का दहन करा जाएगा और पूजा के लिए देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग नदियों के पानी से देवी का अभिषेक किया जाता है। और ये गांव भले ही छोटा है लेकिन ये फेस्टिवल बहुत ही बड़े तरीके से होता है जिसमें लाखों लोग आते हैं।
अब हम मूवी के शुरुआत वाले पुजारी जी को देखते हैं जो कि यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के ऊपर बने हुए कलश के अंदर से एक टूटा हुआ था, जिसको देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब सरवना घर आ रहा होता है जिसे जंगल में रवि की क्रैश हुई जीप मिलती है और वहीं पेड़ पर रवि की लाश लटकी हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर को उस अघोरी के बारे में बताता है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता, उल्टा उसके ऊपर ही शक करने लगता है। लेकिन यहाँ भी सरवना को वो अघोरी दिखाई देता है जिसका वो पीछा करने लगता है और इंस्पेक्टर के साथ उसके कैबिन में चला जाता है जहाँ पर हाल में ही कोई रिचुअल करा गया था और उन्हें सेल्वी, उसके हस्बैंड और रवि की फोटो मिलती है जिन पर कोई रिचुअल करे गए थे। और चौथी फोटो मिलती है जो कि शक्ति की होती है, जिसे देखकर सरवना परेशान हो जाता है कि अब उसकी जान खतरे में हो सकती है। और उसके अकॉर्डिंग कहानी बिल्कुल साफ है, तो इंस्पेक्टर अघोरी को ढूंढने के काम पर लग जाता है। यानी कि इंस्पेक्टर को फाइनली यकीन हो गया था। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि अघोरी वहीं पेड़ पर छुपा हुआ था जिसके हाथ में हम इंस्पेक्टर की फोटो को भी देखते हैं। अब सरवना घर आता है, लेकिन सेल्वी के बेटे सरवनन को वो गोस्टली फिगर हॉन्ट कर रही थी, जिससे बचने के लिए वो शक्ति के रूम में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वो गोस्टली फिगर उनको दिखाई देती है, तो वो डर कर भाग जाता है। अब सरवना वहाँ पर आता है जो कि अपने भांजे को संभालता है और वो भाग जाता है, तो सरवना फोटो एल्बम देखता है और उसको पता चलता है कि कल शक्ति का बर्थडे है। लेकिन अब वो एक खतरनाक चीज नोटिस करता है, जिसको कंफर्म करने वो गांव के रिकॉर्ड को चेक करता है और उसको पता चलता है कि रवि, शक्ति और इंस्पेक्टर की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है। वो लोग सेम डे पर अलग अलग डेकेड्स में फेस्टिवल के दिन ही पैदा हुए थे और उन सब की बॉडी पर सेम रेड मोल है, यानी कि उनकी बॉडी पर लाल तिल था। अब वो घर आकर माया की हेल्प से शक्ति को दूसरे रूम में शिफ्ट करता है ताकि वो सेफ रहे और उसे पूरा मामला समझाकर इंस्पेक्टर के पास वो चला जाता है। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर को वो सेज दिखाई देता है जिसका वो पीछा करता है और सरवना उसे बचाने जाने लगता है। यहाँ महल के अंदर वही पुजारी जी आते हैं जो कि बहाने से अंदर आ जाते हैं, ये कहते हुए कि उसकी बेटी मिसिंग है और वो यहाँ पर शक्ति को मारने आया था। लेकिन वो गोस्टली फिगर उसे भी दिखाई देती है जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पुजारी जी किसी के पोजीशन में होते हैं। इनफैक्ट इस गोस्टली फिगर यानी कि सुपर नेचुरल एनर्जी से भी हर्ट नहीं होते और ना ही रुकते। अब वो शक्ति के रूम में जाकर उसे खत्म करने ही वाले थे, लेकिन अब जाकर वो गोस्टली फिगर खुद को अनलीश करती है और पूरा मेंशन कांप जाता है। वो उस पर हमला करती है और उसे उठाकर बाहर फेंक देती है, तो वो यहाँ से भाग जाता है। यानी कि ये जो कोई भी स्पिरिट है वो फीमेल की है। तभी हम सरवना को देखते हैं जिसे वो अघोरी मिल जाता है जो कि इंस्पेक्टर पर कोई रिचुअल करने ही वाला था, लेकिन वो उसे रोककर पीटने लगता है और पूछने लगता है कि वो उन लोगों को क्यों मार रहा है, जिस पर वो बोलता है कि वो मार नहीं रहा बल्कि उन्हें बचा रहा है, जिसके साथ ही कोई फोर्स उस इंस्पेक्टर को लेविटेट करके ब्लेड्स पर गिराकर खत्म कर देती है। यानी कि अघोरी भी यहाँ पर सच कह रहा था। वो सारे रिचुअल जो उसने किए थे उन लोगों को बचाने के लिए किए थे, ना कि उनको मारने के लिए। लेकिन ये जो कोई भी एनर्जी है, जो कोई भी नेगेटिव फोर्स है, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अब यहाँ शक्ति अपने कोमा से जाग जाती है जिसे सरवनन देखने आता है और अब वो गोस्टली फिगर अपने असली रूप में आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि सेल्वी की आत्मा है और वो असल में अपने बच्चों के आसपास रहकर उनको सुरक्षित कर रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि शक्ति की जान पर बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब उसकी रक्षा करने उसकी माँ मौत से लड़कर वापस आई है। अब अगले सीन में हम उस अघोरी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जिसके कहने पर उस पुजारी जी के घर पर चेक किया जाता है, जहां पर उस पुजारी जी और उसकी बीवी की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जिन्हें काफी पहले ही मार दिया गया था। अब अघोरी सबको बताता है कि बाघ एक ऐसा डीमन है जो कि पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है और जब अघोरी जी को पता चला कि बाघ आजाद हो चुका है तो वो अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने लगा, लेकिन पुजारी जी के घर को छोड़कर पहले ही वो भाग गया था। तो कुछ लोग उज्जैन चले गए और वो खुद यहाँ पर आ गया। वो आगे बताता है कि पुजारी जी जानते थे कि 3 अम्मन मूर्ति और उनके ऑल्टर्स की बाउंड्री उस ईविल को कैद कर सकती है, तो वो यहाँ पर आए होंगे। ये सोचकर ही अघोरी जी यहाँ पर आए और ऐसा हुआ भी था। पुजारी जी यहाँ पर आए भी थे, लेकिन गलती ये हो गई कि बाघ को पता चल गया था कि उसकी सोल उस मंदिर के अंदर एक कलश के अंदर छुपाई गई है, तो उसने उस कलश को हटाकर अपनी सोल को ले लिया। लेकिन अभी वो उतना ताकतवर नहीं हुआ है, तो उसे महानाग पंचमी तिथि पर पैदा हुए लोगों को मारकर उनकी सोल लेनी होगी और ये तिथि तमिल मंथ मास के अंदर सेम एग्जैक्ट फेस्टिवल वाले दिन ही पड़ती है, यानी कि जो फेस्टिवल होने वाला है। और इसी तिथि पर ये तीनों पैदा हुए थे और वो रेड मोल यानी कि वो लाल तिल जो है वो उसी की निशानी होती है। और यही रीजन है कि सेल्वी की स्पिरिट अपनी बेटी को बचा रही थी ताकि बाघ ताकतवर ना हो जाए। अब त्योहार के दिन अभिजीत मुहूर्त पर अगर बाघ उन तीनों सोल्स को कंज्यूम या फिर टुक ओवर कर लेता है तो वो महाशक्तिशाली, अमर और अजर बन जाएगा। और अभी भी वो 2 सोल्स को ले चुका है, तो वो इंसानों से तो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और अगर उसने तीसरी सोल भी ले ली तो फिर उसे गॉडली बीइंग्स भी नहीं हरा पाएंगे। और हम जानते हैं कि ये तीसरी सोल सेल्वी की बेटी शक्ति की है।
और आपको याद होगा कि जब पुजारी ने ऊपर कलश को टूटा हुआ देखा था तो वो डर गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि बाघ आजाद हो चुका है। और पुजारी जिस पोजीशन में इस महल के अंदर शक्ति को मारने आए थे वो बाघ की ही शक्ति थी। लेकिन हम जानते हैं कि उस वक्त शक्ति की माँ की स्पिरिट उसकी रक्षा कर रही थी, जिसके चलते बाघ उसे खत्म नहीं कर पाया। अब बाघ ने सबसे पहले शक्ति को टारगेट किया और उस तक पहुंचने के लिए उसके पिता को मारकर उनका रूप लिया था। और अब हमें यहाँ पर सेल्वी वाली कहानी बताई जाती है कि आखिर हुआ क्या होगा। तो बाघ ने सबसे पहले शक्ति को टारगेट किया और उस तक पहुंचने के लिए उसके पिता को मारकर उनका रूप लिया। घर आया, लेकिन उस दिन सेल्वी मिरर में उनका असली रूप देख चुकी थी, जो कि अपने बच्चों को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मारकर कुएं में लटका देता है। और तभी वो शराबी लोग सेल्वी को बुलाने आते हैं, लेकिन तब तक बाघ ने सेल्वी का रूप ले लिया था और वो उनके साथ घर से बाहर निकल गया। लेकिन अब होता यह है कि अपनी माँ की डेड बॉडी को देखकर शक्ति घबरा जाती है, जिससे पीछे जाने से शक्ति गिरकर सर पर चोट लगने के कारण कोमा में चली गई। फिर बाघ रवि के पीछे जाता है और सरवना को डिस्ट्रैक्ट करके उसे खत्म कर देता है, यानी कि जंगल के अंदर जो वो गायब हुआ था, ये सब उसने ऐसे किया। अब वो फिर से पुजारी का रूप लेकर शक्ति को मारने गया था, लेकिन सेल्वी की स्पिरिट उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। और उस दिन अघोरी भी यही चेक करने घर तक आए थे कि बाघ को शक्ति के पास आने से कौन रोक रहा है, और उसने सेल्वी की स्पिरिट को देख लिया था, तो उसके लिए वो निश्चिंत हो गया। और वो इंस्पेक्टर को बचाने की भी कोशिश कर रहे थे। और एक चीज की, अगर बाघ इंसानी फॉर्म में ही है तो उसे सिर्फ खून से ही पहचाना जा सकता है या फिर शीशे से। अब आपको याद होगा कि शुरुआत में पुजारी जी ने बाघ की सोल को उस कलश के अंदर कैद कर लिया था, लेकिन जब पुजारी जी ने ये देख लिया कि बाघ आजाद हो चुका है, उसे कलश मिल गया है, तो वो अपनी बीवी को बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन बाघ ने उसकी बीवी को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। जी हाँ, मतलब बाघ इतने समय तक एक ही समय पर एक साथ उसकी बेटी और उसकी बीवी के रूप में था, लेकिन इस बात को पुजारी जी समझ नहीं पाए। देख रहे हो कितना बड़ा ट्रिक्स्टर है बाघ। अब आखिर में बाघ इंस्पेक्टर को मार देता है और अब उसे शक्ति को मारना है, जिसे मारते ही वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि फिर उसे खुद भगवान भी नहीं हरा पाएंगे। और ये सुनकर सरवना बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अब देखो, यहाँ पर अघोरी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, नहीं तो कोर्ट में जवाब देने पड़ते। लेकिन तभी यहाँ पर वो मिस्टीरियस फॉग अघोरी को मारने आती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वो बाघ का करा धरा था। जब भी मिस्टीरियस फॉग आए, समझ जाओ कि बाघ आ चुका है। और वो पुलिस स्टेशन के बहुत सारे लोगों को इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन फिलहाल अघोरी जी अपने मंत्रों के उच्चारण से उसे ओवर पावर करके दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर घर पर सरवना आंटी से बात करता है कि 10 साल पहले अगर उसने सेल्वी का सपोर्ट किया होता तो वो दूर नहीं जाती, और अगर दूर नहीं जाती तो आखिरी टाइम पर वो उसे कैसे भी बचा लेता। और उसे इस चीज का बहुत दुख है और हमेशा रहेगा। अब जब सेल्वी भागी थी तो उनके पिता की तबीयत काफी खराब हो गई थी, और सरवना अब तक अपने पिता की मौत का जिम्मेदार उसको ही मानता था। वो फ्यूनरल पर भी आई थी, लेकिन उसने उसे नहीं देखा, जिसके बाद वो उसे कभी देख ही नहीं पाया। और उस दिन सेल्वी पर क्या ही बीती होगी जब उसे अपने ही पति से अपने बच्चों को बचाना पड़ा था। लेकिन अल्टीमेटली हम जानते हैं कि वो बाघ था, और ये चीज सेल्वी भी जानती थी। अब इन सब से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि वो उसे खुशी नहीं दे पाया, अपनी बहन को नहीं बचा पाया, लेकिन वो अपने भांजे और भांजी का ख्याल जरूर रखेगा। और सेल्वी की आत्मा ये सब देखकर बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है। और यहाँ उसके बच्चे उसे देख सकते हैं, लेकिन बाकी कोई और उसको नहीं देख सकता था। अब तभी हम माया को देखते हैं, जो कि घर आ रही थी, लेकिन सेल्वी उसे सेंस करके गेट के बाहर फेंक देती है। वो फिर से अंदर आने लगती है, लेकिन सेल्वी की आत्मा उसे फिर से बाहर फेंक देती है। और अब सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे संभालते हैं, लेकिन अब पैदल वो अंदर आ जाती है, लेकिन स्कूटी अभी भी नहीं आ पाती। वो स्कूटी दूर हो जाती है और अब सरवना समझ जाता है कि कुछ ना कुछ ईविल स्कूटी के ऊपर है। वो चेक करता है तो माया का कोट घर के अंदर नहीं आ पा रहा था, और वो माया से इसके बारे में पूछता है। आज पुलिस स्टेशन से बहुत सारे इंजर्ड लोग आए थे, तो उनमें से किसी का खून इस पे लगा हुआ है। और अब वो ब्लड टेस्ट करवाने लगती है और रिजल्ट सरवना को बताती है कि इस खून के अंदर वेनमस सब्सटेंस मिला है, जो कि फ्रॉग्स के अंदर मिलता है, जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। और सरवना समझ जाता है कि ये बाघ का खून है। अब सरवना नोटिस करता है कि अघोरी और प्रेसिडेंट गायब हैं। वो प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और उससे अघोरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था। तो सरवना गुस्सा करता है और अब उसके लोग उसे पीटने लगते हैं। और इसी बीच प्रेसिडेंट की कार की ट्रंक में अघोरी की लाश मिलती है। जी हाँ, जब स्टेशन पर हमला हुआ था तभी बाघ उसका रूप ले चुका था, और उसने प्रेसिडेंट को गुमराह किया कि वो सेल्वी की स्पिरिट को वैनिश करके बाघ की स्पिरिट को शक्ति के पास भेजकर बाघ को ट्रैप कर सकते हैं, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और इसके लिए प्रेसिडेंट मान गया था, उसके झूठ के जाल में फंस गया था। यानी कि अघोरी के मंत्रों का उच्चारण उतना ज्यादा सही नहीं रहा था, उनकी मौत हो गई थी।
अब यहाँ बाघ सेल्वी की बॉडी को जलाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि अगर वो बॉडी जल जाएगी तो सेल्वी की आत्मा भी खत्म हो जाएगी। अब बाघ सेल्वी की स्पिरिट को यहाँ खींच लेता है और सेल्वी जानती थी कि वो वैनिश हुई तो उसके बच्चे नहीं बच पाएंगे, तो अब वो उससे लड़ती है और प्रेसिडेंट के आदमियों से भी लड़ती है। और अब जब आदमी खत्म हुए तो बाघ अपने ईविल गोस्ट की आर्मी को जमीन से निकालता है और बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज के ज़ॉम्बी वाले वर्जन के सीन के जैसे ही वो बन जाता है। अब वो फाइनली सेल्वी को ओवरपावर कर देता है, जो कि उससे अपने बच्चों के लिए रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो उसकी स्पिरिट को उसकी बॉडी में डालकर जला देता है। और अब तक सरवना वहाँ पर आता है तो बाघ वहाँ से जा चुका था और सेल्वी की स्पिरिट फाइनली अपने भाई को दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है कि वो कैसी भी करके उसके बच्चों को बचा ले। तभी सरवना माया को फोन करके शक्ति को सेफ रखने की बात कहता है, लेकिन बाघ वहाँ पर आ गया था, जो कि शक्ति को ढूंढने लगता है, लेकिन अब तक माया उसे लेकर फेस्टिवल में आ जाती है। बाघ अब माया को ढूंढ लेता है, लेकिन अब तक सरवना शक्ति को लेकर कहीं चला जाता है और बाघ उसके पीछे जाता है, खुद को मल्टीप्लाई करके उसे पकड़ने लगता है। लेकिन आपको याद होगा कि फेस्टिवल में अम्मन देवी के आगे एक डीमन की मूर्ति भी बनाई गई थी, जिसका आज दहन होना था, तो वो यही मूर्ति है। और सरवना शक्ति को लेकर मूर्ति से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाघ नहीं आ पाता, जो कि यहाँ पर फंस गया था। और अब देवी की मूर्ति के त्रिशूल में आग लगाई जाती है, जो कि इस डीमन की मूर्ति पर फायर होता है और यहाँ लिटरली एक डीमन बाघ होता है, तो खुद वहाँ पर देवी प्रकट हो जाती हैं और अपने हाथों से बाघ को खत्म कर देती हैं। जी हाँ, और इसी बात पर जय माता दी जरूर लिख देना। खैर, मूवी के एंडिंग सीन में हम मेंशन की डील को देखते हैं, जहाँ पर फाइनली अब एक हॉस्पिटल बनने वाला था और बाहर हम नोटिस करते हैं कि बच्चे किसी की सोल के साथ खेल रहे थे, लेकिन ये सोल किसकी थी? तो ये सोल मेरे ख्याल से सेल्वी की होगी, जिसको माता का आशीर्वाद मिला होगा और उसने आफ्टर लाइफ में जाने से मना कर दिया होगा, जिसके चलते वो अपने बच्चों की रक्षा करेगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए इस तरह के बाघ डीमन बार बार पैदा हो जाते हैं। और बूम, इसी के साथ में अरनमनाई 4 फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अरनमनाई यानी कि राजमहल या फिर पैलेस 4 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासिक तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म अच्छी लगी होगी। देखो, मेरे हिसाब से जो पार्ट 1 आई थी ना, वो काफी अच्छी थी और ये वाली भी काफी अच्छी है। बीच की 2 मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी थी। पार्ट 1 और पार्ट 4 काफी बढ़िया है। इनफैक्ट पार्ट 4 के अंदर एसमीज फोकलोर के बाघ डीमन का जिक्र है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छी एडिशन थी इस फिल्म के अंदर। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, कॉन्सेप्ट कैसा लगा। मुझे तो मूवी यहाँ पर ठीक लगी, उतनी बुरी नहीं थी, एटलीस्ट 1 टाइम वॉचेबल तो है। और एक और चीज ये थी कि आपने ब्रह्मयुगम मूवी के अंदर भी ऐसे ही एक डीमन को नोटिस किया होगा, जो कि इच्छाओं को पूरी करता था अगर उसको कैद करके रखा जाए। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ चीजें वैसी ही थी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर स्टोरी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एंटिटी है वो काफी हद तक सिमिलर थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए